नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश। इज़राइल का नाम सुनते ही अचानक दबंग देश की छवि मन और मस्तिष्क में उभरने लगता है। ऐसा देश जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। रोचक कहानियों की माने तो यह देश अपने दुश्मन को हमेशा टारगेट पर रखता है और दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर अपना इंतकाम लेता है। ऐसा लगता है जैसे इस देश ने अर्जुन को अपना गुरु मान लिया हो। जिस प्रकार अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता था, ठीक उसी तरह इज़राइल भी अपने लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित रहता है। तभी तो लगभग 87 लाख की आबादी वाला देश चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा होने के बाद भी चट्टान की भांति अभेद्य खड़ा है। इसलिए इज़राइल को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार 1947 में भारत के टुकड़े हुए, ठीक उसी तरह 1948 में फिलिस्तीन का भी बंटवारा किया गया और यहूदियों को इज़राइल के रूप में एक नया देश मिला। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य देशों से यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। 1878 में उस्मान साम्राज्य में लगभग 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 30% यहूदी थे। उस समय फिलिस्तीन भी उस्मान साम्राज्य का ही हिस्सा था। अपने ऊपर होते अत्याचारों के कारण यहूदियों ने 1900 ईस्वी में पहली बार अलग देश इज़राइल की स्थापना की मांग उठाई और इस आंदोलन को नाम दिया सियनिज्म। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का दबदबा खत्म होने को आ गया। विश्व युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद यहूदी तमाम देशों से लाखों की संख्या में यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंचने लगे। ये फिलिस्तीन आकर जमीनों पर कब्जा कर खेती करने लगे। फिलिस्तीन में 1878 तक जिन यहूदियों की संख्या महज 3% थी, वो 1938 में 30% तक पहुंच गई। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे अरब लोगों में इसके कारण हिंसा होने लगी। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए नवंबर 29, 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने घोषणा पत्र के द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन को मान्यता दे दी। फिलिस्तीन अरबों के लिए और यहूदियों के लिए इज़राइल देश। यहूदियों ने इसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने स्वतंत्रता की घोषणा कर इज़राइल को अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन ज़मीन की लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि अरब के बाकी देश इज़राइल को मान्यता देने को तैयार नहीं थे। सीरिया, लीबिया, इराक ने इज़राइल पर हमला किया। तभी से अरब इज़राइल युद्ध की शुरुआत हुई है। सऊदी अरब, मिस्र और यमन भी युद्ध में शामिल हुए। लगभग 1 वर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई और करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को इस युद्ध के दौरान विस्थापित होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने 11 मई 1949 में इज़राइल को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इज़राइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां का जीवन हिब्रू कैलेंडर के अनुसार व्यतीत किया जाता है। ऑफिस और स्कूल की छुट्टियां भी यहूदी परंपराओं के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। यहूदी सप्त के अनुसार ही इज़राइल में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शनिवार को तय किया गया है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई यहूदी बच्चा जन्म लेता है तो इज़राइल उसे अपने देश का नागरिक मानता है। इज़राइल की खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये है
कि कोई भी यहूदी किसी भी देश में हो, अगर उसका कोई बच्चा उसी देश में जन्म लेता है तो वह जन्म से ही इज़राइल का नागरिक माना जाता है। उसे किसी छद्म प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हमारे देश को भी इज़राइल से कुछ सीखने की ज़रूरत है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।